हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, पिछले वीडियो से हम बात कर रहे थे चले आ रहे हैं चाइल्ड कस्टडी के बारे में कि चाइल्ड कस्टडी एक्चुअल में होती क्या है। इसके साथ साथ सेकंड वीडियो में हमने बात किया है आपसे कि कितनी टाइप की हो सकती है चाइल्ड कस्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कोर्ट कैसे डिसाइड करता है कि चाइल्ड की कस्टडी किस पेरेंट को दी जाए, क्या क्या ऐसे कंसिडरिंग फैक्टर होते हैं जिनको कोर्ट देखता है और उसके बाद ही चाइल्ड की जो कस्टडी है उनको अवॉर्ड करता है। दोस्तों, हमने ये बहुत सुना है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के बारे में कोर्ट बात करता है। कोर्ट कहता है कि चाइल्ड का वेलफेयर जहां पर है उसकी कस्टडी वहीं पर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये वेलफेयर का मीनिंग क्या होता है, आज उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर वेलफेयर के बारे में बात करें तो वेलफेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो वेलफेयर का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों कि सेफ कीपिंग, या उसको आप कितना सेफ रख सकते हैं किस पर्सन के साथ, चाहे उसके कोई भी पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर या फादर हो सकते हैं, या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। तो सबसे पहले उसकी देखी जाती है सेफ कीपिंग, मतलब अच्छे माहौल में रहेगा, किस घर में रहेगा, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा और कितना सेफ रहेगा वहां पर, कुछ वायलेंस ना हो आसपास, या बहुत सारे कंसिडरिंग फैक्टर होते हैं। क्योंकि जब एक बार थिंग्स होती हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में बस्ट होती हैं तो कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती हैं, और इससे जो बच्चा होता है या चाइल्ड होता है उसकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत असर पड़ता है। इसीलिए देखा जाता है कि उसकी सबसे पहले सेफ कीपिंग कहाँ पर होगी, ये एक वेलफेयर के लिए इसको काउंट किया जाता है दोस्तों। दूसरी बात आती है उसकी इथिकल अपब्रिंगिंग के बारे में बात आती है कि उसकी परवरिश किस तरह से होगी, उसके संस्कार किस तरह से होंगे, वो फैमिली में कैसे रह पाएगा। मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें फादर जो हैं उनने पहले से एक दूसरी शादी करके रखी हुई है, और वहां पर उस दूसरी शादी से भी उसके स्टेप चाइल्ड्स या उसके सौतेले बच्चे जो हैं वहां पर ऑलरेडी हैं, और वो कस्टडी चाहता है कि जो एक और बच्चा है जो उसका पहली शादी से है, जिसके बारे में ये केस चल रहा है, उसकी भी वो वहां पर कस्टडी को लेना चाहता है। तो देखा जाता है दोस्तों कि उनके साथ उसकी अपब्रिंगिंग हो पाएगी, परवरिश अच्छे से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या जो सौतेली माँ है उसकी अच्छे से परवरिश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी दोस्तों। इसके साथ साथ उसके अंदर कैसे संस्कार आएंगे, फादर किस कंडीशन में रह रहे हैं, मदर किस कंडीशन में रह रही है, कहां पर रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो ये सब चीजें एथिकल अपब्रिंगिंग के अंतर्गत आती हैं दोस्तों, जिनको कोर्ट देखता है बिफोर ग्रांटिंग दी कस्टडी दोस्तों। तीसरी बात आती है गुड एजुकेशन के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में दोस्तों। हाँ दोस्तों, कोर्ट ये जरूर कंसीडर करता है कि मदर या फादर जो भी उसकी कस्टडी रखने चाहते हैं उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वो कहाँ तक फ्यूचर में उसको एजुकेशन दे सकते हैं, ये भी एक कंसिडरिंग फैक्टर है। लेकिन ये समझा जाता है जनरली कि ये एकमात्र कंसिडरिंग फैक्टर, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये एकमात्र कंसिडरिंग फैक्टर नहीं है, ये एक फैक्टर है जो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के लिए देखा जाता है कि वो उसका एजुकेशन कहाँ तक दे सकते हैं, उसको कितना उनकी इकोनॉमिकल है या उनका क्या बैकग्राउंड है, जिसके हिसाब से देखा जाता है कि उसका वेलफेयर कहाँ पर है दोस्तों। चौथी जो चीज है बहुत ही देखा जाता है वो इंपॉर्टेंट होती है कि इकोनॉमिकल, जैसा कि मैंने गुड एजुकेशन के बारे में बात किया, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स भी देखी जाती है कि मदर है फादर है वो कैसे डील कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, या आगे आने वाले फ्यूचर में कितना अच्छा होगा उनका इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये भी एक कंसिडरिंग फैक्टर हो जाता है दोस्तों, जिसके हिसाब से कोर्ट जो है वेलफेयर चाइल्ड का देखता है। तो ये 4-5 कंसिडरिंग फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया जो कंस्टिट्यूट करते हैं कि वेलफेयर कहां पर होगा चाइल्ड का दोस्तों। अब बात करते हैं कस्टडी के बारे में, कस्टडी कैसे डिसाइड होती है, इसके वेरियस एस्पेक्ट होते हैं। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के बारे में मैंने बात कर लिया था। इसके बारे में अगर बात करते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में हमने बात कर लिया, कोर्ट कंसीडर करती है इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशन कितना मिल पाएगा। इसके बाद हम जो एक चीज देखते हैं, अगर विल है, जी हाँ दोस्तों, अगर उसके फादर ने या मदर ने डेथ के टाइम पे विल कर दिया, अगर उसके मदर या फादर का डेथ हो चुका है, तो जनरली ये देखा जाता है कि अगर फादर का डेथ हो गया है तो मदर को कस्टडी मिल जाती है। लेकिन अगर उसको कुछ एप्रीहेंशन है कि मदर उसका कस्टडी अच्छे से नहीं रखेगा या कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि विल कर दी जाती है। तो इस एक्सपेक्ट को कंसीडर करता है कोर्ट, वहां पर कोर्ट देखता है कि फिर क्या है उसका एनवायरनमेंट क्या है। अगर वो वहां पर जाएगा विल के हिसाब से, अगर किसी पर्सन को कस्टडी दी जा रही है, भले ही वो मदर को दी जा रही हो या किसी अदर पर्सन को दी जा रही हो, तो वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, मॉरली उसका डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगा। तो इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए कोर्ट डिसाइड करता है कि कस्टडी किसको ग्रांट की जाएगी।
इसके साथ साथ वो ये भी देखता है कि एज क्या है, वो लड़का है या लड़की है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि होम कहाँ है, घर कहाँ पर है उनका, उनका एज क्या है, बच्चा मेल है या फीमेल चाइल्ड है। तो इसके हिसाब से भी कोर्ट जो है कस्टडी ग्रांट करती है, कोर्ट कंसीडर करती है यहाँ पर इन सब चीजों को। उसके बाद ही कोर्ट जो है डिसाइड करती है कि चाइल्ड का कस्टडी कहाँ जाना चाहिए। चौथी चीज जिसके बारे में बात करूंगा मैं, वो होती है 9 ईयर्स तक की एज। हाँ दोस्तों, अगर बच्चा 9 साल तक की एज तक आ चुका है तो फिर उसकी विल भी मायने रखती है, क्योंकि 9 साल तक की एज तक बच्चा काफी कुछ चीजें अपनी सेटल कर चुका होता है। जब बच्चा अपनी काफी कुछ चीजें दोस्तों सेटल कर चुका होता है तो फिर उसका भी कंसिडरेशन पूछा जाता है कि वो मदर के साथ रहना चाहता है या फादर के साथ रहना चाहता है। इसके बाद जनरली ये देखा जाता है कि अगर मदर या फादर रीमैरिज कर चुके हैं तो फिर भी कस्टडी को देने में थोड़ा सा हेजिटेट करती है, कोर्ट हिचकिचाती है, क्योंकि वो रीमैरिज कर चुके हैं, पता चले उनके आने वाले समय में बच्चे होंगे तो क्या ये बच्चा जो जिसकी कस्टडी का यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, ये वहां पर उस चीज में अपने आप को अडॉप्ट कर पाएगा नहीं या सेटल कर पाएगा नहीं। तो इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए ही कोर्ट ग्रांट करता है। कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि फादर ने सेकंड मैरिज कर ली है लेकिन उस सेकंड वाइफ से उसके बच्चे नहीं हो सकते हैं, तब ऐसे केसेस में कई बार होता है कि फादर को कस्टडी भी दे दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर एक और बात जो कंसीडर करने वाली है कि अगर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही वीक है या फिर थोड़ी वीक है तो केवल इस आधार पर कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है जरूरी नहीं है कि चाइल्ड की कस्टडी आपसे ले ली जाए। जनरली ये देखा जाता है कि इंडिया में जो मदर्स होती हैं या वुमेन्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं कई बार। तो ऐसा नहीं है कि केवल इस ग्राउंड को कंसीडर करते हुए कि आप इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं या वीक है उसके हिसाब से आपसे कस्टडी ले ली जाए, या फिर आप काफी समय तक बीमार रहते हैं, आइदर पेरेंट हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड भी वीक हो सकते हैं या उनकी इल हेल्थ हो सकती है। तो ये कंसीडरिंग फैक्टर नहीं है दोस्तों। देखा जाता है एक फैक्टर हो सकता है ये, लेकिन केवल एक ही ये फैक्टर के आधार पे कस्टडी डिसाइड नहीं की जा सकती है। अगर लेसर कंडीशन है, वीकर कंडीशन है पैसों के मामले में, तो उन केसेस में भी कई बार मदर को या फादर को जो वीक कंडीशन में है इकोनॉमिकली उसको ग्रांट कर दी जाती है कस्टडी। बट जो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस अमाउंट बाद में डिसाइड कर दिया जाता है कि जैसे पेरेंट स्ट्रांग पोजीशन में है या फादर जो उसके हैं वो स्ट्रांग पोजीशन में है और पैसे दे सकते हैं, तो फिर वहां पर मेंटेनेंस अलॉट कर दिया जाता है। तो मदर के साथ भी बच्चा रहता है और वहां पर उसको पैसा भी मिल जाता है मदर को बच्चे की टेक केयर करने के लिए। तो दोस्तों ये थे कुछ कंसीडरिंग फैक्टर जिनके बारे में हमने बात करी, जो कोर्ट कंसीडर करता है बिफोर ग्रांटिंग द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन को दबाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है जहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।